नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पंचायत चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा नेता रविंद्र पनियाला बीजेपी में शामिल हुए हैं। रविंद्र ने खानपुर विधानसभा से लड़ा था चुनाव। सीएम धामी की मौजूदगी में रविंद्र ने ज्वाइन की बीजेपी। लोकेंद्र चुड़ियाला ने भी बीजेपी में जताई अपनी निष्ठा। तो देखिए, बसपा को बड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनाव से पहले हरिद्वार में तीसरे पंचायत चुनाव है और उससे पहले देखिए बीजेपी की सदस्यता बढ़ी है और इसी के चलते बसपा को बड़ा झटका लगा है। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से बसपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी पर एतबार जता रहे हैं बसपा वाले। अब देखिए, रविंद्र पनियाला मूल रूप से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहे हैं और जहां तक आज की मैं बात करूं तो कल से जो पहली लिस्ट आई उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पहला चुनाव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविंद्र पनियाला ने अपनी निष्ठा जताई है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पनियाला के साथ बहुत बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता समर्थक भी पहुंचे थे पार्टी दफ्तर, जिनका पार्टी ने वेलकम किया है। माना यह जा रहा है कि पनियाला को पार्टी चुनाव भी लड़वाने जा रही है और वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल। और अब देखिए, जिस तरीके से शामिल हुए हैं बीजेपी में, तो बीजेपी को कितना फायदा? देखिए, बीजेपी को निश्चित तौर पर बड़ा फायदा है। मैं पहले दिन से और बहुत पहले से लगातार अपनी हर खबर में कहता रहा हूँ, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बसपा जैसे दलों के सामने कमजोर है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, गांव के चुनाव है। और हमने समय समय पर देखा है कि पार्टी को इन इलाकों में नुकसान भी हुआ है। यही वजह है कि चुनाव के ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस बसपा भारतीय जनता में आते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें पार्टी ज्वाइन कराते रहे। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए, आप हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की पहली सूची। गहन मंथन के बाद 44 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की गई है और जारी की है। तो देखिए, इसमें 44 प्रत्याशियों के नाम है। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हैं, जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों की जो पहली सूची है वो जारी कर दी है और इस सूची में 44 प्रत्याशियों की लिस्ट है, जो कि फाइनल है पूरी तरीके से। लंबे समय से मंथन चल रहा प्रत्याशियों को लेकर और देखिए, गहन मंथन के बाद ये लिस्ट जो है फाइनल की गई है। तो बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है। इसको लेकर अपडेट ले लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन से, लगातार बने हुए हमारे साथ। सुदीप, देखिए 44 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर दी है और गहन मंथन हुआ है, उसके बाद ये फाइनल हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कल ही दोनों दलों की पहली लिस्ट आई है। कांग्रेस ने थोड़ा पहले जारी की, बीजेपी थोड़ा देर से आई, क्योंकि बीजेपी इन चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और ये पहली लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की। इसके बाद एक लिस्ट और अभी आनी है, जिसमें अन्य प्रत्याशियों समेत रविंद्र पनियाला का भी नाम होगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और खुद मुख्यमंत्री भी समय समय पर पंचायत चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। पार्टी उन चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और जो सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी इस पूरे चुनाव के प्रकरण में, इस पूरे चुनाव की तैयारी में आगे दिखते हैं और कई लोगों को पार्टी ज्वाइन करा चुके हैं। बिल्कुल। और देखिए, क्या फॉर्मूला अपनाया गया है जब प्रत्याशियों की ये 44 लिस्ट फाइनल की गई है? कैसे समीकरण, क्या एजेंडा रखा गया है इसके मद्देनजर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूं तो कहती है कि वो कार्यकर्ता को, पार्टी के निष्ठावान लोगों को मौका देती है, पर असल में जो चुनाव में मजबूत प्रत्याशी हैं, जो चुनाव जीतने की स्थिति में है, पार्टी उन पर दांव देती है। और मुझे ऐसा लगता है जो पहली लिस्ट आई है, बहुत इसमें वो नाम है जो लगभग कंफर्म थे। एक दो नामों का संशय था, इसलिए पहली लिस्ट है। दूसरी लिस्ट इसीलिए रोकी गई जिसमें कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाना और कुछ लोगों के नाम काटे जाने, लिहाजा दूसरी लिस्ट में वक्त लग रहा है। पर पहली लिस्ट ऐसी है जिसको लेकर पार्टी निश्चिंत है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता चुनाव जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास।
उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में इनकम टैक्स की रेड, जहां विजय यादव के आवास पर फूड फैक्ट्री पर छापेमारी हुई। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के भाई हैं विजय। बुधवार सुबह 8 बजे से 2 टीमें खंगाल रही हैं दस्तावेज, संपत्ति के बारे में जानकारी जुटा रही है आयकर की टीम। आईटी टीम ने आवास और फैक्ट्री के दरवाजे बंद किए, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। राजस्थान में भी चल रही है इनकम टैक्स की रेड। तो देखिए किस तरीके से आईटी सक्रिय है और लगातार आईटी की रेड देखने को मिल रही है। बुधवार सुबह 8 बजे से 2 टीमें तमाम दस्तावेज जो हैं खंगाल रही हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय भी शिकंजे में है। साथ ही विजय यादव की क्योंकि आवास पर फूड फैक्ट्री पर छापेमारी देखने को मिली है और तमाम दस्तावेज जो हैं खंगाले जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में इनकम टैक्स की रेड देखने को मिली है। और सीधा रुख सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता का। सुदीप, देखिए आईटी सक्रिय है और लगातार हम लोग देख रहे हैं राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है। उधम सिंह नगर में देखिए छापेमारी हुई है विजय यादव के आवास और फूड फैक्ट्री पर। क्या कुछ हाथ लगा है, कुछ इनपुट मिले हैं? जो बिजनेस की जो माफ कीजिएगा आईटी की टीमें हैं जी, इन्होंने गोपनीय रेड की है। इसके बाद जब ये खबर कंफर्म में रेड चल रही है तो नाम पता लगने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। राजस्थान सरकार में जो गहलोत सरकार है उसमें उच्च शिक्षा व गृह राज्य मंत्री जो कि कोटपुतली से विधायक है राजेंद्र सिंह यादव, राजस्थान में इनकी उत्तराखंड के शिक्षा में जो घर व फ्लोर मिल है उस पर आईटी की रेड हो रही है। सुबह 8:30 बजे से यादव फूड फ्लोर मिल और आवास विकास जो वहाँ की पॉज कॉलोनी वहाँ रेड चल रही है। 4-5 वाहनों में टीम पहुंची थी, कागजात आदि को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आईटी की जांच चल रही है और क्या निकला ऐसा जो डाउटफुल था जिसके लिए रेड हुई, इस जवाब का भी इंतजार है। और इनकम टैक्स के अफसर अभी इस मामले में कुछ बोल नहीं रहे, जानकारी नहीं दे रहे। बिल्कुल। और फूड फैक्ट्री पर भी बताया जा रहा है कि सुदीप वहां पर भी छापेमारी की गई है, तो वहां से कुछ मिला है? देखिए फूड फैक्ट्री और आवास विकास इसके दोनों जगहों पर रेड जारी है और अभी क्या मिला है, कुछ कागजात कब्जे में लिए गए, ये खबर कंफर्म हो चुकी है। अभी मिला क्या क्या है इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे स्थिति साफ होती है तो हम अपने दर्शकों तक जानकारी देंगे। बिल्कुल। और देखिए जब टीम वहां पर मौजूद है तो कई और लोग भी क्या इसके शिकंजे में आ सकते हैं? जी नहीं, ये रेड उन्हीं तक केंद्रित है और उनसे या उनसे जुड़े सहयोगी वो तो रेड पे और उनके जांच के दायरे में आ सकते हैं, पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं, पर अन्य किसी के पास आईटी की टीम जाएगी इस बात की संभावनाएं नहीं नजर आती। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और देहरादून से अगली खबर, जहां राजधानी में बेरोजगार संगठन की महारैली, जहां परेड ग्राउंड से सचिवालय तक महारैली। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में सीबीआई जांच की मांग। राज्य आंदोलनकारी भी बेरोजगार संगठन के आंदोलन में शामिल। तो देखिए परेड ग्राउंड से सचिवालय तक महारैली, जहां लगातार विरोध हो रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में सीबीआई जांच की अब मांग की जा रही है। राज्य आंदोलनकारी भी बेरोजगार संगठन के आंदोलन में शामिल हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में अब प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। परेड ग्राउंड से सचिवालय तक इसी के चलते महारैली भी देखने को मिल रही है। सीधा अपडेट लेते हैं सुदीप से, हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हमारे साथ। सुदीप, देखिए यूकेएसएससी पेपर लीक केस में हालांकि धामी सरकार जो है पूरी निष्पक्षता के साथ बड़े आदेश दिए हुए हैं और लगातार कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पहले परेड मैदान में वहां से वो जुलूस की शक्ल में निकले थे, रवाना हुए थे सचिवालय के लिए, पर उनको बैरिकेडिंग लगा के पहले ही रोक लिया गया है। इंटेलिजेंस को ये इनपुट था कि बहुत बड़ी संख्या में युवा आ सकते हैं और ऐसा ही दिखा भी है और लिहाजा इनको रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और कई थानों के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए हैं जो विभिन्न पॉइंटों पर तैनात हैं। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस के नेता हैं भुवन कापड़ी, वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी गए थे एक रिट लेकर। उसमें हाईकोर्ट ने जो माननीय हाईकोर्ट के जज है उन्होंने बात भी कही कि आपको एसटीएफ की जांच पर एतबार क्यों नहीं है, क्या जांच खत्म हो गई या अभी जांच में आपको लगता है कि कई लोग छोड़े जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट का भी ये रुख बताता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जो एसटीएफ की जांच चल रही है वो सही दिशा में है। बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं
कुछ लोग, 2 व्यक्ति फरार भी हुए। उसमें मूसा और योगेश्वर राव का नाम है, जिन पर इनाम भी घोषित हो चुका है और उनकी तलाश में नेपाल बॉर्डर तक पहुंच चुकी है एसटीएफ की टीमें और जांच कर रही हैं। बिल्कुल, फिलहाल किस तरीके से देखिए युवाओं को आश्वासन दिया जा रहा है सुदीप, क्योंकि देखिए युवाओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मेहनत क्यों करें जब मलाईदार पोस्ट और इस तरीके से पेपर लीक होने से ही जो उनके अपने हैं वो पास होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो युवा है उनके भरोसा टूट रहा है, उसी वजह से वो सड़कों पर हैं। क्या आश्वासन फिलहाल दिया जा रहा है बार बार? देखिए, जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं बॉबी पवार, ये खुद मुख्यमंत्री से मिले थे और इन्हीं की मांग पर मुख्यमंत्री ने यूके सस्ती में जब हाथ डाला तो पता लगा कि कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला और घपला चल रहा था। बिना करार के पेपर छप रहे थे, पीआरडी जवान से लेके सेक्रेटरी की भूमिका सवालों में है, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक अरेस्ट है। तो युवाओं को ऐसा लगता है कि इसमें जो बड़े सफेद पोष हैं, जो बड़े रसूखदार लोग हैं, उसमें कुछ मंत्रियों पर भी शक है युवाओं को कि भाई एसटीएफ ये सरकार से जुड़े लोग हैं, इनको नहीं पकड़ पाएगी और अगर पकड़ना भी चाहेगी तो उनके हाथ बांध दिए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, छूटेगा नहीं, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो युवाओं का विरोध आक्रोश अपनी जगह, जबकि सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि पेपर लीक में वो किसी को नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन सुदीप, जब आप मौके के वहां पर देख रहे हैं युवाओं के आक्रोश, तो को क्या लगता है लोग जो हैं, युवा जो हैं, इंतजार करेंगे? क्योंकि जांच अभी इसका दायरा और भी बढ़ेगा, क्योंकि लगातार देखिए शिकंजा कसा जा रहा है, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं और हर दिन नई लीड निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर युवाओं को ऐसा लगता है कि चूंकि कई राज्यों से जुड़ा मामला है, कई बड़े लोगों से जुड़ा मामला है, लिहाजा सीबीआई जांच से ही असल सत्य सामने आएगा। उनको एसटीएफ पर कार्रवाई पर उन्होंने सवाल तो नहीं उठाया है, पर उसके दायरे को वो कम मानते हैं कि उनके पास इतने अधिकार नहीं है, इतने दायरे नहीं है। एसएसपी एसटीएफ का जब न्यूज वन इंडिया ने इंटरव्यू चलाया था, तब हमने भी ये सवाल किया था कि सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, आप क्या कहेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि देखिए सीआरपीसी में जो अधिकार हमें है वही सीबीआई को है जांच करने का, सब इंस्पेक्टर को। तो युवाओं को परेशान होकर, चिंतित होकर, भ्रमित नहीं होना चाहिए, थोड़ा विश्वास करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। एसटीएफ किसी को भी नहीं छोड़ेगी जो इस गड़बड़ जाले में लिप्त होगा। बिल्कुल, और इंतजार करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में पूरी तरीके से ये जो मामला है एक क्लियर इमेज जो है लोगों के सामने आए। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और चलिए देखिए किस तरीके से युवाओं का, क्योंकि आक्रोश सामने आ रहा है, महारैली हो रही है, उस दौरान युवा किस तरीके से अपने रोष को व्यक्त कर रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि कितने लोग जो इसमें पीछे पड़े हुए थे, जितने लोगों ने ये पेपर लीक करा, इसका मास्टरमाइंड कौन था, जब तक ये सारी बातें उत्तराखंड की जनता के सामने नहीं आ जाती, इसका कोई विकल्प हमें नहीं लगता है। एक एक आदमी इसमें पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, मंत्री का भतीजा हो, कोई भी आदमी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन तमाम लोगों को पकड़ने की मांग हम लोग कर रहे हैं और हमारे साथ ही लोग कर रहे हैं, जो जितने भी बेरोजगार संघ के यहाँ पर लोग। प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, हर भर्ती में धांधलियां हो रही है, बेरोजगार युवा परेशान हो चुके हैं। यहाँ आज प्रदेश भर के कोने कोने से युवा पहुंचे हैं और ये युवा आज संदेश देना चाहते हैं इस सरकार को कि जो स्थिति इस प्रदेश में बनी हुई है, लगातार जितने घोटाले हो रहे हैं, भर्तियों में धांधलियां चल रही है, ऐसा इस प्रदेश में अब नहीं चलेगा। आप करने की भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस हरिद्वार पंचायत चुनाव पर हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष समेत दूसरे पदाधिकारी बनाए जाने का काम नवरात्रि से पहले नहीं हो सकेगा। आपको बताते चले कि 15 सितंबर तक नई टीम पहले चुने जाने का प्लान पार्टी ने तैयार किया था। प्रदेश अध्यक्ष ने अब इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव की वजह से इस प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। नाम हमारे आ चुके थे, हम चाहते कि पद का हम अपनी घोषणा करें, लेकिन पंचायत चुनाव आने के बाद हम सब कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में लगना है। इसलिए अभी तय हुआ है कि हम पंचायत चुनाव के तुरंत बाद अपनी टीमों की घोषणा करेंगे, चाहे प्रदेश की टीम हो, चाहे हमारी जिलों की टीम हो, क्योंकि उसके बाद नवरात्रे लग रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उसका एक बड़ा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर फीडबैक दिया है। तो देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है अपने दिल्ली दौरे के दौरान, और इस दौरान विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर उन्होंने अपना फीडबैक सौंपा है। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच भी हो रही है
और कमेटी भी गठित है। लेकिन इसी के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तो इस दौरान उन्होंने अपना भी फीडबैक दिया है, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर। और इसी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उस मुलाकात में अपना सुझाव भी साझा किया है। तो देखिए, बैकडोर भर्तियों को लेकर पहले ही निर्देश हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी भी दी गई थी कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। कमेटी का गठन हो गया है और पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरे मामले को बारीकी से खंगाला जाएगा, इसके लिए निर्देश दिए गए थे। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से मुलाकात की और ये मुलाकात में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही साथ विधानसभा में जो बैकडोर भर्तियां हुई उनको लेकर अपना फीडबैक भी दिया है, क्योंकि इसके आरोप लग रहे हैं। और ऐसे में अब जब पूरा मामला जांच के दायरे में है तो उन्होंने अपना एक फीडबैक भी जेपी नड्डा के सामने रखा है। अपनी एक तस्वीर जो समझ पा रहे हैं फीडबैक उन्होंने दिया बैकडोर भर्तियों को लेकर। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में डेंगू के 119 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से आए हैं। देहरादून में डेंगू के 55 मरीज मिले हैं, जिनमें से अधिकांश मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जरूरी दवाओं की किट भी मुहैया कराएं। इसके साथ साथ अस्पतालों में बने डेंगू वार्ड को भी दुरुस्त कर वहां पर पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ सभी स्कूलों को भी कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन सभी बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनकर ही स्कूल आने के लिए निर्देशित करें। की तरफ से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे और सीईओ की तरफ से भी पत्र गया है सभी स्कूल्स को कि फुल स्लीव्स के ही जो कपड़े हैं प्लस स्टॉकिंग्स, जो लड़कियां अगर हैं तो स्टॉकिंग्स और फुल पैंट जो है उसकी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर कहीं नहीं कंप्लाइंस हो रही है तो मैं हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवगत कराऊंगी और कार्रवाई। रुड़की से अगली खबर, जहां शंकरपुरी गांव में फैला डेंगू, जहां एलाइजा जांच में मिले 35 डेंगू मरीज। बुखार से पीड़ित 100 मरीजों के लिए गए थे सैंपल। पहली रिपोर्ट में ही 35 मरीज पाए गए डेंगू पॉजिटिव। अभी 50 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बुखार से पीड़ित 100 मरीजों के सैंपल लिए गए थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है पूरी तरीके से। पहली रिपोर्ट में ही 35 मरीज जो हैं डेंगू से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ सतर्कता भी बरती जा रही है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है बढ़ते मामलों को देखते हुए डेंगू के, और इसके पीछे का क्या कारण है इसको लेकर गांव वालों को भी सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। शंकरपुरी गाँव है जहाँ पर डेंगू फैला है। एलाइजा जाँच में 35 डेंगू मरीज मिले हैं। करीब 100 लोगों को बुखार आया था और ऐसे में 100 मरीजों के लिए सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 35 की रिपोर्ट में वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी 50 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट में क्या आता है ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए, गांव में दहशत का भी माहौल है, क्योंकि तेजी के साथ डेंगू फैल रहा है और लोग जो हैं बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है, गंदा पानी इकट्ठा ना रखें और फुल स्लीव्स पहनने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ताकि अपना बचाव लोग कर सकें, डेंगू का शिकार ना हो। इसके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है। और चलिए सीधा अपडेट देते हैं। हमारे संवाददाता सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, डेंगू के मरीज जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। शंकरपुरी गांव में अभी 50 हालांकि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या जागरूकता वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए तो आपको बता दूं, जिस तरीके से फिलहाल जो बुखार का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, और बुखार में जब जांच की जा रही है डेंगू की या कोरोना की जांच की जा रही है, तो उसमें डेंगू का जो मरीज है वो अधिकतर देखे जा रहे हैं। अब शंकरपुरी की बात करें तो शंकरपुरी में ये लगभग 100 से भी ज्यादा मरीज यहाँ पर देखे गए हैं बुखार के, जिनमें काफी लोगों में जो है यहाँ पर डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और बाकी रिपोर्ट जा रही है जांच के लिए। लेकिन देखा जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार शंकरपुरी में जा रही है और लोगों की जांच कर रही है, क्योंकि जो डेंगू का प्रकोप है वो एक पानी के इकट्ठा होने से भी हो जाता है कि पानी वहाँ पर, क्योंकि गंदगी देखे जाए वहाँ तालाब की जो गंदगी बहुत ज्यादा हो रखी है। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब देखा जाए कि जिले में जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है, तो जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी उधर ही बिजी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम को उधर लगाया गया है कि जिससे कि किसी को कोई बड़ी अनहोनी ना उठानी पड़े। यहाँ पर देखा जाए तो एक यहाँ पर मौत भी हो गई थी डेंगू के कारण, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट किया गया है। जी बिल्कुल, और जब इस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो सुनील, वहां पर क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या साफ सफाई वहां पर नहीं रखी जा रही है, या फिर लोग लापरवाही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर देखा जाए तो साफ सफाई की व्यवस्था को देखा जाए तो वहाँ पर दुरुस्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से तालाब में वहाँ पर जो गंदगी है उस गंदगी से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और जो कहा जाता है कि जो डेंगू मच्छर होता है वो अधिकतर जो पानी में ही बनता है, लेकिन पानी की स्थिति वहाँ पर देखी जाए तो पानी बड़ा गंदा है, और इसी को देखते हुए जो लोगों के अंदर एक डर है वो पानी को देखते हुए भी है कि इस पानी में डेंगू मच्छर ना पड़ रहा हो, और उसकी वजह से जो ग्रामीणों को डेंगू का सामना करना पड़ रहा है, और डेंगू के जो पीड़ित मरीज है उनको जो है बड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है, उनको बुखार जो डेंगू हो गया है, उनको बड़ी दिक्कतें हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो किस तरीके से प्रशासन वहां पर इंतजाम करता है सफाई के, देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुनील आपका। एक बार फिर डेंगू ने ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में दस्तक दे दी है। नगर पंचायत अध्यक्ष स्वर्गाश्रम माधव अग्रवाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो वहीं अधिशासी अभियंता मंजू चौहान ने जनता से अपील की है कि अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने दें और पूरे आस्तीन और पैरों को ढकने वाले कपड़े पहने, ताकि डेंगू से बचाव हो सके। यहाँ पर हमारे द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, और गलियों में हर जगह हमने मेलाथीन का छिड़काव कर रहे हैं, चूने का छिड़काव किया जा रहा है, गैमेक्सिन हमारे द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, मच्छर मारने की दवाई हमारे यहाँ फॉगिंग में डाल करके पूरे क्षेत्र में फॉगिंग की जा रही है। और इस समय पे जो हमारे यहाँ आपदा आई है, आपदा के कारण जो पानी जमा हुआ है, मेरे को लगता है कि उसकी वजह से डेंगू यहाँ पे ज़्यादा फैला है। और अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। जो भी मरीज और तीमारदार अस्पताल आते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे डॉक्टर भी दिख जाएंगे जो बिना मास्क के का इलाज कर रहे हैं। कोटद्वार में नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें नगर में संचालित होटलों में छापेमारी भी की गई। नगर आयुक्त के द्वारा होटल में इस्तेमाल हो रहे 6 घरेलू सिलेंडरों को सीज किया गया। ऋषिकेश में एसडीआरएफ ने चिला बैराज से आगे नदी में शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले पृथ्वीधर कोटनाला के रूप में हुई है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में मां नंदा सुनंदा की चंद वंशज के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं जगरियों द्वारा नंदा जगार की कथा का बखान कर मां नंदा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। ऋषिकेश कोतवाली परिसर में सीओ डीसी जोंडियाल ने एसएसपी के निर्देश पर सभी पुलिसकर्मियों को नशा नहीं करने और दूसरों को नशा करने से रोकने की शपथ दिलाई।